तो यार इस वीडियो में हम बात करेंगे फॉरेक्स ट्रेडिंग की थोड़ी बेसिक से। बाकी आप लोगों को ट्रेडिंग तो पता ही होगा कि कोई भी कमोडिटी, स्टॉक या कोई भी इंस्ट्रूमेंट एक चीपर प्राइस पे खरीदना और उसको हायर प्राइस पे सेल कर देना, एक्सपेंसिव प्राइस पे, और एक प्रॉफिट बुक करना, ये ट्रेडिंग है, राइट। और फॉरेक्स में भी सेम ही है, बस थोड़ी बहुत टर्म्स डिफरेंट हैं इंडियन मार्केट से। यहाँ पे लेवरेज थोड़ा ज़्यादा मिलता है, थोड़ा नहीं बहुत। जैसे कि हमको अगर 2000 का कोई स्टॉक है इंडियन मार्केट में, तो उसको हम 2000 में बाय करते हैं, राइट। पूरा ही हमारे अकाउंट का मार्जिन यूज होता है। लेकिन फॉरेक्स में ऐसा नहीं है, यहाँ पे ब्रोकर 1000x तक का मार्जिन दे देते हैं। तो ये रिस्की भी चीज़ हो जाती है और बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मेकिंग भी। बाकी हम सारे जो भी टर्म्स हैं इसके डिस्कस करते हैं, उसके बाद जो भी प्रो टिप्स हैं वो वीडियो के एंड में दूंगा, अपना एक्सपीरियंस मैंने कैसे स्टार्ट करा ये सब। तो लेट्स स्टार्ट। तो यार फॉरेक्स ट्रेडिंग अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो आपको जाननी जरूरी है स्टार्टिंग में। तो कि फॉरेक्स है क्या। जैसे कि यार हम कभी भी, अगर कभी भी मौका मिले या आप लोगों ने कर भी रखा हो ट्रैवल वगैरह फॉरेन में, तो वहाँ पे एक चीज़ होती है कि यार जब हम वापस आते हैं, अगर आप यूएस चले गए तो वहाँ की करेंसी एक्सचेंज करते हो किसी एक्सचेंज रेट पे, राइट। अभी आप गूगल वगैरह में भी देख पाओगे कि यूएसडी 91 के इक्विवेलेंट है, और कुछ टाइम पहले ये 90 के आसपास भी था, उससे पहले 87, और 2016 के आसपास बात करें तो 65 के आसपास, 64 के आसपास था, राइट। तो ये देखोगे 30% का तब से चेंज आई है इतने ईयर्स में। तो एकदम से तो चेंज आया नहीं है। तो ट्रेडर लोग जो क्या करते हैं, ये जो छोटा छोटा जो चेंज हो रहा है इसी को प्रिडिक्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ फंडामेंटल एनालिसिस एंड टेक्निकल एनालिसिस। जैसे कि थोड़ा हिस्ट्री की बात करें तो फंडामेंटल एनालिसिस के बेसिस पे कब ट्रेड होती है, 1980s के आसपास प्योरली, मतलब 90% ऑफ द लोग फंडामेंटल एनालिसिस के बेसिस पे ट्रेड करते थे। लेकिन अब 80-90% लोग तो टेक्निकल बेसिस पे ही करते हैं। टेक्निकल एनालिसिस है क्या, चार्ट पैटर्न्स प्लस वॉल्यूम को यूज करके कुछ प्रेडिक्शंस करना, कुछ डिमांड सप्लाई मार्क करना चार्ट पे, राइट। तो बाकी थोड़ा और आगे देखते हैं। तो जब आप फॉरेन एक्सचेंज करते हैं तो इसमें होता क्या है कि आप एक करेंसी बाय कर रहे हो दूसरी करेंसी को सेल करके, एक्सचेंज कर ले रहे हो। जैसे कि थोड़ा सा एग्जांपल समझें, जैसे कि आपने देखा कि 65 रुपीज के इक्विवेलेंट था पहले एक यूएस डॉलर। तो उस टाइम अगर आपको पता होता पहले से कि ऐसा होगा, और आप एक हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल हो या फिर बैंक हो, तो क्या करते। ये 30% का, ये जो 30%, 35% के आसपास जो लॉस हो गया, इसको लेके बैठते या नहीं, इसे कहीं ना कहीं तो एक्सचेंज करते रहे। अगर आपको फॉरेक्स ट्रेडिंग का नॉलेज है या फाइनेंशियल नॉलेज है तो आप उसको यूएसडी में कन्वर्ट कर लेते हैं, राइट। वहां पे कोई इन्वेस्टमेंट कर देते, वहां के कुछ बॉन्ड खरीद लेते, और ऐसा ही होता भी है। आपने सुना होगा कि ये इंडियन रिजर्व बैंक जो है अपनी, ये लोग कुछ रिजर्व रखते हैं डॉलर का, राइट।
वो क्यों रखते हैं? ताकि उनकी एसेट सेफ रहें। और हमको करना भी यही होता है। हम कभी कोई फंडामेंटल एनालिसिस का यूज करते हैं कि यार कौन सी करेंसी वीक होने वाली है, कौन सी करेंसी स्ट्रांग होने वाली है, और इनके पीछे कई सारे रीजन होते हैं। फंडामेंटल एनालिसिस जब आप पढ़ोगे तो उसमें पता चलेगा कि पॉलिटिकल इशू कैसे इम्पैक्ट करते हैं किसी कंट्री के करेंसी प्राइस को, या फिर वॉर कैसे इम्पैक्ट करता है, इंटरेस्ट रेट कैसे इम्पैक्ट करता है, इन्फ्लेशन कैसे इम्पैक्ट करता है। जैसे आपने देखा होगा कि एफओएमसी का जो मीटिंग का रिजल्ट आता है, फेडरल फंड रेट ऐसे कुछ रहता है ना, इंटरेस्ट रेट होता है बेसिकली वो यूएस का। और उसमें होता क्या है कि अगर इंटरेस्ट रेट कम हो गया, ठीक है, तो इंटरेस्ट रेट अगर बैंक्स ने कम कर दिया है तो क्या होगा, लोग इजीली लोन ले पाएंगे। मतलब लोगों के पास इजीली पैसा होगा, वहाँ के जो भी लोग हैं। और जब लोगों के पास इजीली पैसा आ रहा है तो वो लोग क्या करेंगे, बैंक से लोन ले लेंगे, एक नया बिजनेस करेंगे, या फिर गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करेंगे, बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट करेंगे। इसकी वजह से क्या होता है कि करेंसी के लिए वो नेगेटिव न्यूज़ हो जाती है। अगर इंटरेस्ट रेट कम हो रहे हैं किसी के कंट्री में, तो उससे होगा क्या, अगर यूएसडी में इंटरेस्ट रेट कम हो गया, मतलब यूएस में, तो यूएसडी वीक हो जाएगा और गोल्ड में इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी। तो आप चार्ट खोल के देखोगे भी ना, जिस दिन एफओएमसी की मीटिंग होगी, अगर इंटरेस्ट रेट घटा है तो गोल्ड ऊपर आएगा। बाकी मैं किसी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा फंडामेंटल एनालिसिस का। अभी इसका ही देखते हैं कि क्या क्या छोटी मोटी टर्म्स हैं इसमें। तो थोड़ा देखें ऊपर से इस मार्केट को, फॉरेक्स के। तो यार काफी बड़ी मार्केट है जिसमें डेली 7.5 ट्रिलियन डॉलर के ट्रांजैक्शन होते हैं, और ये एक वीक में 5 दिन खुलता है, और जीरो सेंट्रलाइज्ड लोकेशन है। इसका मतलब क्या है, फुल्ली डिसेंट्रलाइज्ड है। इसका जैसे होता है ना अपना इंडिया में कि एक जगह पे, जैसे कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, तो किसी भी स्टॉक का प्राइस एक जगह पे लोकेटेड है, वहां पे मतलब एक्सचेंज हो रहा है वहां पे। जो भी ऑर्डर्स हैं वो एनएससी की एक्सचेंज पे डलते हैं, वहीं पे कोई बाय करता है, वहीं पे कोई सेल करता है। लेकिन फॉरेक्स में ऐसा नहीं है। इसके जो भी है अलग अलग जगह पे एक्सचेंज है। कहीं पे जैसे कि शिकागो वगैरह में है यूएस का एक्सचेंज, और ऑस्ट्रेलिया में है। बाकी अपने एशिया का आपको सिडनी साइड मिल जाएगा। तो एक जगह पे नहीं है इसका एक्सचेंज, पूरे वर्ल्ड में है। और जैसे आपने देखा होगा कि ऐसा कुछ पेयर रहता है, यूरो यूएसडी। तो इसमें ये वाली जो चीज है इसके अगेंस्ट है बेसिकली। अगर नेगेटिव न्यूज डॉलर के लिए है तो उस केस में यूरो ऊपर जाएगा, और इसको बोलते हैं बेस करेंसी, कोड करेंसी। इसकी कोई जरूरत पड़ेगी नहीं वैसे, बस जान लो इसको थोड़ा बहुत। बाकी नेक्स्ट देखते हैं कि जो मेजर करेंसीज हैं जो फॉरेक्स में ट्रेड होती हैं, उसमें सबसे पहले यूरो यूएसडी आता है, एंड सेकंड यूएसडी जेपीवाई, जीबीपी यूएसडी। बाकी उसके बाद ये कुछ करेंसीज आती हैं, और फोर्थ या फिफ्थ के बाद ही कुछ गोल्ड का नंबर आता है इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम।
बाकी लेवरेज की थोड़ी बात करते हैं। तो जैसे मैंने अभी स्टार्टिंग में बताया कि यहाँ पे ब्रोकर्स जो हैं, अगर आपके पास 1,000 रुपये हैं तो वो आपको अलाउ करते हैं 100x की अगर लेवरेज है आपके अकाउंट पे तो 1 लाख तक का कोई भी आप जो भी इंस्ट्रूमेंट है उसको बाय या सेल कर सकते हैं। आपको इतना मार्जिन मिल जाता है, लेकिन ऐसा करना नहीं होता, क्योंकि सपोज 1,000 है आपके अकाउंट में, राइट, 100x की लेवरेज है, तो आप आपने सीधा 100% मार्जिन यूज कर लिया, 1 लाख का गोल्ड या कुछ में बाय सेल कर लिया। तो आपके अकाउंट में है क्या एक्चुअली? 1,000 रुपये। जैसे ही आपने कुछ बाय किया और वो इंस्ट्रूमेंट 1% अप हो गया, तो आपको प्रॉफिट जो मिलेगा 1,000 पे थोड़ी मिलेगा, 1%, 1 लाख पे मिल रहा होगा। तो आपके आपका प्रॉफिट या लॉस सीधे 100% हो जाएगा। लेकिन ये तो बात थी 1,000 की, आप 1 करोड़ लेके आए हो आपके अकाउंट में, आपने सेम वही कर लिया कि भाई 100x मार्जिन से कुछ बाय और सेल कर लिया। अगर सोचो इंस्ट्रूमेंट वो 0.5% में मूव कर गया तो कितने का प्रॉफिट लॉस होगा? सीधे 50%, राइट। और इन केस आपने 1000x का लेवरेज ले लिया तो मूवमेंट समझ लो कितने ज्यादा वॉलेटाइल है, बिल्कुल। काफी लॉस हो सकता है, काफी प्रॉफिट हो सकता है। तो आपको एक दिन में थोड़ी कमाना है यार, गैम्बलिंग थोड़ी करना है फॉरेक्स में आके। हम टारगेट रखते हैं यार मंथ में 5% बनेगा, 5 ट्रेड लेंगे या 10 ट्रेड लेंगे, राइट, 1:3 के रेशियो के साथ ट्रेड कर लेंगे। तो आपको इस तरीके से अप्रोच बना के आना होता है मार्केट में, ना कि ये कि 100% लेवरेज ले लिया या तो जीरो या तो हीरो, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि फिर वो प्रोफेशनल ट्रेडिंग कहलाती नहीं है, गैम्बलिंग हो जाती है। बाकी नेक्स्ट देखते हैं, पेयर्स। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया कि दो करेंसी पेयर होंगे, लेट्स से यूरो यूएसडी अपने पास। तो क्या करेंगे हम इसका चार्ट देखेंगे, हम कहीं से टेक्निकल एनालिसिस सीख के आएंगे और इसके फंडामेंटल्स भी देख लेंगे अगर न्यूज़ वगैरह आने वाली है तो वहाँ पे हम देखेंगे कि यार ट्रेंड क्या है, एनालिसिस करेंगे ना चार्ट का। उसके बेसिस पे हम या तो इस पेयर को बाय कर लेंगे या सेल कर लेंगे और उससे हम प्रॉफिट बनाएंगे, राइट। और बाकी नेक्स्ट बात करते हैं टिप की। तो आपने देखा होगा कि कुछ तो वैल्यू रहती है इनके कन्वर्जन की, राइट। फॉर एग्जांपल जो भी यूरो यूएसडी के पेयर्स होते हैं ना, यूरो नहीं, सॉरी, यूएसडी के जितने पेयर होते हैं उसमें ये लास्ट 4th डिजिट होती है ना डेसिमल के बाद,
इसको बोलते हैं पिप। वन पिप, लाइक लेट्स से कि इसका प्राइस यहाँ से यहाँ तक मूव हुई है 1.1721, तो इसको हम बोलेंगे कि एक पिप का मूवमेंट आ रही है। और यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे 30 हो जाता, तो क्या कहते हैं, वही बेसिक है ना मैथ्स, बेसिक वाली मैथ्स जो स्टार्टिंग में पता नहीं फोर्थ स्टैंडर्ड में पढ़ी होगी हमने, वही 10 पे वंस टेंस 100, ऐसा कुछ, वही वाली मैथ। बाकी जो यूएसडी के अलावा पेयर्स होते हैं उसमें पीप थोड़ा डिफरेंट रहता है। जैसे कि जेपीवाई के पेयर, जापानीज येन के, जीबीपी जेपीवाई, तो इसमें लेट्स से प्राइस चल रहा है हमारा 155.12, तो इसमें यार ये जो सेकेंड प्लेस होती है ना डेसिमल के बाद, इसको बोलते हैं एक पिप। बाकी गोल्ड में थोड़ा डिफरेंट रहता है, जैसे मोस्टली पेयर्स होंगे ना यूएसडी वाले, तो फोर्थ प्लेस को बोलते हैं वन पिप का मूव। और यहाँ पे जेपीवाई में होता है सेकंड प्लेस से काउंट करते हैं हम लोग, उससे पीछे वाले से मतलब नहीं है अपने को। गोल्ड में देखें जैसे कि अभी का स्पॉट प्राइस चल रहा है कुछ 5100 के आसपास जाने वाला था यार। तो जब इसमें $1 का मूव आता है ना, उसको बोलते हैं 10 पिप। मतलब इसका अगर प्राइस 5 1 5101 हो गया, तो 10 पिप का मूव बोलते हैं। मतलब इसका जो ये पॉइंट वाली चीज है, ये 5100.1, यहाँ से कुछ 1 से 2 हो जाए तो उसको बोलेंगे हम वन पिप। लेकिन ये सब ट्रेडिंग में काम नहीं आएगा, ये जस्ट जनरल नॉलेज के लिए थोड़ा बहुत बता रहे हैं। बाकी लॉट, तो यार लॉट की बात करें तो जो स्मॉलेस्ट क्वांटिटी जो हम ट्रेड कर पाते हैं लाइक द इंडियन मार्केट, यहाँ पे 1 लॉट नहीं होता है, यहाँ पे 0.01 लॉट भी होता है। और ये स्मॉलेस्ट क्वांटिटी है जिससे आप ट्रेड कर सकते हो फॉरेक्स में। बाकी टिप ये रही कि यार फॉरेक्स में जब ट्रेड कर रहे हो तो स्टार्टिंग में 0.01 लॉट से ही करो, क्योंकि वहां पे समझ में आएगा कि यहाँ पे कितना दे रहा है, और
अकाउंट कैसे मैनेज करना है। बाकी स्प्रेड की बात करें तो स्प्रेड क्या है, ये बेसिकली यार ब्रोकरेज चार्ज रहता है ब्रोकर का। जैसे कि आपने कभी ट्रेड करोगे तो ब्रोकर में दिखाएगा, जैसे स्पॉट प्राइस हमने कह लिया कि गोल्ड का 5100 है, लेकिन जब आप बाय करोगे इसको तो आपको कुछ थोड़ा हायर प्राइस पे करना पड़ेगा। 5100 पॉइंट कुछ 03 या 04 ऐसा, क्योंकि ये बस कुछ नहीं, बिड और आस्क में डिफरेंस है। बिड और आस्क का डिफरेंस है। अगर आप लिमिट ऑर्डर डालोगे तब तो आपको उस प्राइस पे मिल जाएगा वो, लेकिन जब आप उसी प्राइस पे सेल करने का ट्राई करोगे, भले ही वो स्पॉट प्राइस वहीं पे रहे, तो आपका जो ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा वो थोड़ा लोअर बिड पे होगा। मतलब जो भी बंदा उसे बाय करना चाहेगा या सेल करना चाहेगा, तुम्हारा अपोजिट ऑर्डर होगा, वो थोड़ा सा नीचे एग्जीक्यूट होगा मार्केट प्राइस के। बट इससे ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है। ये स्प्रेड कितना ही होता है। अगर हम गोल्ड की बात करें तो इसमें होता है 0.03 से 0.04 ऐसे कुछ होता है। मतलब डॉलर्स में बोल रहा हूँ, 0.01 लॉट खोलने पे। और ये कितने का डिफरेंस है, 30-40 रुपए, राइट। लेकिन हम जब फॉरेक्स में ट्रेड करते हैं, कम से कम गोल्ड में यार 100 पिप तो टारगेट करते ही है। मतलब $10 का मूव, तो जब आप इतना कुछ कर सकते हो तो इतना पे कर सकते हो, कोई इतना इशू है नहीं। इंडियन मार्केट से तो कम चार्जेस हैं, क्योंकि भाई मैंने तो कभी मतलब 30 रुपए ब्रोकरेज दे के इंडियन मार्केट में 1000 का प्रॉफिट नहीं करा। 50-50 होता है वहां पे तो। बाकी नेक्स्ट देखते हैं। भाई यार, आप फॉरेक्स मार्केट में किसी भी इंस्ट्रूमेंट को बाय या सेल करके प्रॉफिट कर सकते हो। स्टॉक की तरह नहीं है कि खाली बाय ही करोगे तो प्रॉफिट होगा। आप बाय साइड भी बैठ सकते हो, सेल साइड भी बैठ सकते हो, और इंटरडे वाली कोई इशू नहीं होती है। आप अगले दिन के लिए भी होल्ड कर सकते हो, एक वीक तक होल्ड कर सकते हो, एक मंथ तक होल्ड कर सकते हो, इसमें कोई इशू नहीं होता है। बाकी देखते हैं नेक्स्ट। एनालिसिस वाली बात आ गई फिर वही कि या तो आप पैटर्न्स और वॉल्यूम को एनालाइज करके कुछ एनालिसिस करते हो और मार्केट में आके ट्रेड करते हो। और फंडामेंटल एनालिसिस के जैसे कि
हम्म, कुछ ग्लोबल इश्यूज हैं या पॉलिटिकल इश्यूज हैं या फिर बैंक के इंटरेस्ट रेट हैं, वो सब अफेक्ट करते हैं करेंसी की प्राइस को। तो आपको ये चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी और ये चीज़ें, और बाकी रिस्क मैनेजमेंट और रिस्क रिवॉर्ड कितना रखना है। और कभी भी यार फॉरेक्स में आके स्कैल्पिंग मत करना। बहुत कम स्कैल्पर्स होते हैं जो प्रॉफिटेबल होते हैं, क्योंकि बहुत वॉलेटाइल है मार्केट। आप इतने बड़े पोजीशंस खोल के डिसिप्लिन के साथ ट्रेड कर ही नहीं सकते। तो कभी से भी सीखो, कुछ भी सीखो, स्कैल्पिंग वाले ट्रेडर से मत सीखना। एटलीस्ट इंटरडे तो हो, क्योंकि यहाँ पे कुछ लोग क्या करते हैं, स्कैल्पिंग की 2 मिनट में, 2 मिनट में 5,000 10,000 बना दिया, रील अपलोड कर दी, लो भाई हम ट्रेडर हो गए। ऐसा थोड़ी होता है भाई, कुछ बायस तो हो तेरा पूरे दिन का, कुछ तो नॉलेज हो। और ऐसा भी हो सकता है कि यार वो बंदा दिखाई नहीं रहा जब लॉस हो रहा है। स्कैल्परों की तो बहुत बेकार लॉस होती है। बाकी ब्रोकर मैं ग्रुप में या फिर डिस्क्रिप्शन में दे भी दूंगा लिंक। जैसे कि वो जो भी ब्रोकर है वो रेगुलेटेड होना चाहिए, किसी कंट्री में हो फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि कुछ लोग कहते हैं भाई इंडिया में रेगुलेटेड नहीं है। भाई इंडिया में कैसे रेगुलेट होगा जब करेंसी के हम लोग पूरे ग्लोबल मार्केट को ऑफर ही नहीं करते हैं। कोई भी बंदा आके हमारे एक्सचेंज पे ट्रेड करे करेंसी को। यहाँ पे अपना MCX है, वो भी उसमें क्या अलाउ करता है, जस्ट INR के पेयर को अलाउ करता है। वो भी कॉर्पोरेट को, रिटेलर्स को इतना मतलब अलाउड नहीं है, काफ़ी रिस्ट्रिक्शन है उसमें करेंसी पेयर्स वगैरह में। तो इंडियन मार्केट अब अलाउ ही नहीं कर रही है, तो कैसे ट्रेड कर लेंगे, राइट। तो देखना जो भी आपका ब्रोकर है वो रेगुलेटेड होना चाहिए, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया की रेगुलेटरी बॉडी है, और ये शायद लंदन की होगी कुछ, NFA। तो देखना कहीं भी रेगुलेटेड होना चाहिए। बाकी XM मार्केट्स करके है एक, 15 ईयर्स से है, और ये काफ़ी जगह रजिस्टर्ड भी है, मैंने चेक करा। ये तुम्हारा ऑस्ट्रेलिया वाले जो भी है वहाँ की रेगुलेटरी बॉडी, वहाँ से इसका लाइसेंस वगैरह है। और दुबई में भी है इसका, और US वगैरह में कहीं तो था, शिकागो या सिडनी में रजिस्टर्ड है इसके। अलग अलग कंपनी के वो हैं, मतलब हर कंट्री में अलग अलग ऑपरेट कर रहा है। थोड़े बहुत लाइसेंस वगैरह जहाँ जो भी होता है वहाँ से ऑपरेट करते हैं लोग, क्योंकि एक ही लाइसेंस से पूरी दुनिया में तो ऑपरेट कर नहीं सकते। बाकी एक्शन ठीक है, उसमें UPI से भी हो ही जाता है। देख लेना जो भी आपको पसंद हो उसमें ट्रेड करो यार, मेरा ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन ऐसा वाले सब ब्रोकर के चक्कर में पड़ना कि कुछ फालतू का कुछ डिपॉजिट बोनस दे रहे हैं, फिर आपका फंड वगैरह ही ब्लॉक कर लें, वैसे ब्रोकर से मत करना। और सबसे ज़्यादा बेस्ट में मैं कहूँ ट्रेडिंग करने का है फॉरेक्स में, है तो है वो प्रॉप फर्म। ठीक है, जैसे कि मेरा दोस्त है, वो भी ट्रेड करता है प्रॉप फर्म वगैरह में। तो उसका सीन क्या है, या फिर बाकी लोग भी जो हैं वो लोग कैसे ट्रेड करते हैं फॉरेक्स में। कि ये जाएंगे, कोई भी एक XYZ प्रॉप फर्म है, उसका अकाउंट बाय कर लेंगे। 5-10% कुछ टारगेट होता है, वो बनाना होता है, और एक अच्छे खासे अमाउंट का
अकाउंट मिल जाता है उनको। स्टार्टिंग का कुछ $5,000 का अकाउंट आता है, राइट। और इसकी कुछ फीस होती है 30 से $40। तो आप कितना रिस्क कर रहे हो, 3-4 हज़ार रुपये, और उसके अगेंस्ट में आपको अकाउंट मिल जाता है। लेकिन पूरा 5,000 का अकाउंट नहीं मिलता आपको, आपके पास 10% होता है लॉस लिमिट। तो $500 कह सकते हैं कि आप लूज कर सकते हो। लेकिन अच्छा है ना कि आप सिर्फ 30-40 रिस्क कर रहे हो प्रॉब्लम के साथ, और वो अलाउ करता है आपको थोड़ा एक अच्छा अमाउंट। बाकी अकाउंट तो 100 के तक के भी आते हैं। लेकिन मैं यही रिकमेंड करूँगा, एक छोटा अकाउंट खरीदो, उससे कुछ पे आउट लो, एंड देन जो पे आउट आए उससे एक और बड़ा अकाउंट लो, उसके 2x अमाउंट का ले लो। 5,000 का अकाउंट का पे आउट आए लेट्स से $100, तो $100 में आराम से 20-25 के आसपास के अकाउंट मिल जाएंगे। तो ऐसे ऐसे स्केल करो फॉरेक्स में। और अपना फंड इतना रिस्क करना मत डायरेक्टली जाके, जब तक 2-4 साल का एक्सपीरियंस ना हो जाए। ये एक मेथड हो जो आपने 1-1.5 साल में प्रैक्टिस किया है, वो डिसिप्लिन के साथ, गैम्बलिंग नहीं। तब जाके अपने फंड के साथ ट्रेड करना। बाकी फंड नहीं है तो प्रॉफिट बाय करो, उससे पे आउट निकालो, और वो जो ही पे आउट आ रहे हैं उससे एक कैपिटल एक्यूमुलेट करो, एंड देन फॉरेक्स ट्रेड करो, और प्रॉफिट तो है। भाई पहले ही बता चुका हूँ कि एक डेमो अकाउंट बनाओ, फिर उससे कुछ दिन तक प्रैक्टिस करो। मेटा 5 कैसे यूज करते हैं ये सब सीखो स्टार्टिंग में। बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो बना भी दूंगा कि मेटा में ऑर्डर वगैरह कैसे एग्जीक्यूट करते हैं, थोड़ा बहुत कुछ शॉर्ट्स के फॉर्म में। और मैंने एक चीज नहीं बताई कि प्रॉप्शन में ट्रेड करना ठीक क्यों है। क्योंकि यार इंडिया में ना रेगुलेशंस है नहीं फॉरेक्स में ट्रेड करने के। वहाँ पे दो ही वे आते हैं आपके पास ट्रेड करने के, या तो क्रिप्टो से कर लो, राइट, ताकि गवर्नमेंट के पास आपका सारा रिटर्न आ जाए कि आपने कितना प्रॉफिट करा, क्या करा। लेकिन आप रेगुलेटेड ब्रोकर से करोगे लाइक फाइनेंस, तो आपको टैक्स देना ही पड़ेगा। और ये टैक्स कितना है, 35% के आसपास। प्रॉफिट करो या लॉस करो आपको टैक्स देना ही पड़ेगा। सेकंड है कि प्रॉफिट से कर लो, क्योंकि प्रॉफिट में हम क्या देते हैं, $30-40। हम ट्रेड तो नहीं कर रहे ना किसी एक्सचेंज पे, हम तो सब्सक्रिप्शन चार्ज दे रहे हैं, ऐसा कुछ ट्रेड थोड़ी कर रहे हैं एक्सचेंज पे आके। हम तो फर्म के अकाउंट से या उनके फंड से ट्रेड कर रहे हैं, और इनके फंड से हमको डायरेक्टली थोड़ी पे आउट आता है कोई। ये लोग हमारे बैंक में पे आउट दे देते हैं, या फिर क्रिप्टो के वे में दे देते हैं। अगर आप पे आउट ले भी रहे ना तो अपने आईटीआर में एज अ फाइनेंशियल
फाइनेंशियल एडवाइजर की तरह अपनी इनकम दिखा देते हो आईटीआर में, और वहां पे कुछ टैक्स बनता है 5% का। आप इस तरीके से ये सब स्किप कर सकते हो, क्योंकि टॉप फर्म अपने कॉन्ट्रैक्ट में लिख के भी देती है कि भाई तुम उनके फर्म में फाइनेंशियल एडवाइजर हो। तो बस यहीं पे वो लीगैलिटी वाला इशू खत्म हो जाता है, क्योंकि हम तो किसी फर्म को एडवाइजरी दे रहे हैं बस, कहाँ बाय करना है कहाँ सेल करना है। पैमा का जो रूल है उसमें यही तो मना है कि हम कोई इंडियन सिटीजन अपने जो पैसे हैं वो डायरेक्टली ट्रांजैक्शन नहीं कर सकता फॉरेन अकाउंट्स में या फिर जो भी है, लेकिन प्रॉप फर्म वाला हम कर सकते हैं। बाकी नेक्स्ट, रिस्क मैनेजमेंट। जैसे जब भी आप अभी कभी खुद के फंड से ट्रेड करो तो सिंगल ट्रेड पे 1% से ज़्यादा रिस्क मत करना, क्योंकि आपको एक ही दिन में थोड़ी अमीर बनना है यार। डेली कुछ इनकम बनाना है, या वीकली कुछ इनकम बनाना है, या मंथली कुछ बनाना है, एक ही दिन में थोड़ी बनाना है। तो इसलिए रूल फिक्स रखना है कि एक ट्रेड पे 1% रिस्क कर रहे हैं। और बाकी प्रॉप में कितना रिस्क करना है उस पर एक सेपरेट वीडियो बना देंगे कि भाई क्या स्ट्रैटेजी रखनी है रिस्क करने के लिए, और कौन से अकाउंट्स बाय करने हैं जो पे आउट भी दे रहे हैं, तो उसे एक नेक्स्ट वीडियो बना देंगे। बाकी ये रिस्क रिवॉर्ड वाली चीज कि ऐसा होता ना कि भाई हर ट्रेड अच्छी आनी चाहिए, हर ट्रेड में प्रॉफिट होना चाहिए, तो बेस्ट ट्रेडर है। ऐसा नहीं होता है, सबके लॉसेस आते हैं, लेकिन प्रॉफिटेबल और अनप्रॉफिटेबल में एक ही फर्क है, या तो भाई उसका विन रेट बिल्कुल 80-90% है और छोटे छोटे प्रॉफिट ले रहा है, तो एट द एंड उसका बैलेंस प्रॉफिट में आ रहा है। लेकिन 20% भी आपकी ट्रेड चले तब भी आप प्रॉफिटेबल हो सकते हो। वो कैसे? कि भाई रिस्क रिवॉर्ड नाम की भी चीज होती है। जब आप 1% अपने अकाउंट का लूज कर रहे हो तो 4% या 5% बना रहे हो या 3% बना रहे हो, उस केस में थोड़ा देखते हैं कि हम 1:1 की ट्रेड लेते हैं तो क्या रहता है। सपोज आपने 1% रिस्क किया, 100 ट्रेड ली, जिसमें से आपका विन रेट रहा 50%, मतलब -50% +50%। तो आप क्या 50 ट्रेड सही रहेंगे, 50 गलत रहेंगे, तो आपका अकाउंट बैलेंस जीरो पे रहेगा। लेकिन आप 1:1 की ट्रेड लेते हैं तो आपके अगर ट्रेड्स 40% भी करेक्ट है ना, तो प्रॉफिट में रहेगा अकाउंट। और 1:3 की ट्रेड ले रहे हो तो 30% करेक्ट ट्रेड में भी आपका अकाउंट प्रॉफिट में रहेगा। कैलकुलेट करके देख लो कि 1:3 की ट्रेड है, हमने 100 ट्रेड ली है, जिसमें से कि 30 सही है हमारी, तो हमारा प्रॉफिट कितना हो गया? 30 × 3, 90%, राइट। 90% हमने प्रॉफिट बनाया।
1% रिस्क करके 30 ट्रेड पे, और माइनस कितने हुए हमारे 70%। तो नेट कितना आया 20% अप रहेगा हमारा अकाउंट। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज रहती है रिस्क रिवॉर्ड वाली, क्योंकि लोग शुरू में क्या करते हैं यार, उनको पैसे से मतलब है, वो कितना बड़ा पोजीशन भी खोल देंगे, कुछ भी कर देंगे, 50-100 डॉलर का प्रॉफिट करेंगे। लेकिन जब उनका लॉस होता है तो कितने का होता है 400 डॉलर 500 डॉलर, क्योंकि उस लोग डिसाइड करके नहीं आते हैं, उनकी कोई स्ट्रेटेजी नहीं होती है कि एक डिमांड से बाय करना है, एक सप्लाई से सेल करना है, ऑर्डर ब्लॉक से बाय या सेल करना है। उनके पास कोई स्ट्रेटेजी नहीं है, कहीं से कुछ पढ़ना नहीं है, बस ट्रेड करना है। ट्रेडर हैं वो लोग। तो ऐसा तो मत ही करना भाई। तो सबसे पहले यार फॉरेक्स में आ रहे हो डेमो खोलो। अगर पहले से कुछ कुछ आता था टेक्निकल एनालिसिस, तो देखो 1:3 का टारगेट ले पा रहे हो मार्केट में अपनी एनालिसिस के बेसिस पे। और ऐसा नहीं है तो कहीं से टेक्निकल एनालिसिस सीखो जो कि वर्क करती है इस फॉरेक्स मार्केट में। और लोग मतलब बहुत सारी चीज़ें यूज़ करते हैं। जैसे अपनी बात करूँ स्टार्टिंग में, तो जब मैंने फॉरेक्स स्टार्ट करा तो आईसीटी सुना, तो आईसीटी मैंने पढ़ा, लेकिन भाई मजा ही नहीं आया उसमें। उसे गोल्ड पे यूज़ करता था और वो चीज़ गोल्ड पे काम ही नहीं करती थी। एफबीजी फेल होती है गोल्ड में, देखना। तो आप गलत मेंटोर पे गलत चीज़ें सीखोगे तो हो गया। और जैसे डिफरेंस क्या है इंडियन मार्केट और फॉरेक्स में, कि वहाँ पे यार बंदे सब कुछ ही ट्रेड करते हैं। स्टॉक भी करेंगे, इंडेक्स भी करेंगे, है ना, सब कुछ ट्रेड कर देते हैं, फ्यूचर्स भी ट्रेड कर देंगे, और पता नहीं क्या क्या। लेकिन अगर फॉरेक्स में आ रहे हो ना, तो एक पेयर पकड़ो और उसके बारे में आपको सब कुछ पता हो। जैसे आपने कह दिया कि यार जेपीवाई करूंगा, तो भाई उसके बारे में ना सब कुछ सीखो कि ट्रेंड क्या है, उसकी करेक्शंस किस टाइप में आती हैं, उसका रिट्रेसमेंट कैसे होता है, और जो भी उसके जो मतलब ब्रिटेन के इंटरेस्ट रेट हैं, फंडामेंटल एनालिसिस वाली चीज़ें हैं, जीडीपी है, उसका मंथली जीडीपी आ रहा है या फिर ईयरली आ रहा है, क्वार्टरली आ रहा है, हर चीज़ जानो उसके बारे में, है ना। और सेम वे में अगर गोल्ड ट्रेड कर रहे हो तो उसके बारे में भी हर चीज़ पता हो कि आपको, देखो गोल्ड का प्राइस ना, अगर कोई चीज़ यूएसडी के लिए पॉजिटिव है, कोई भी इवेंट, तो वो गोल्ड के लिए नेगेटिव होगा, है ना। तो आपको देखना होता है, इसका फंडामेंटल एनालिसिस सीखना पड़ता है डॉलर का, कि इंटरेस्ट रेट और इसका क्या रिलेशन है, इन्फ्लेशन और इसका क्या रिलेशन है ना। या फिर डॉलर के लिए नेगेटिव न्यूज़ आएगी या फिर पॉजिटिव आएगी, वो सारी चीज़ें। और दूसरा टेक्निकल एनालिसिस, देखो सही मेंटर से सही चीज़ सीख ली ना, तो ट्रेडिंग बहुत इजी रहेगी। और कुछ कहीं भी कुछ भी करोगे तो बहुत डिफिकल्ट चीज़ है भाई, बहुत कॉम्प्लेक्स
स्ट्रैटेजी नहीं चाहिए अपने को प्रॉफिटेबल होने के लिए। जितना ज़्यादा इसको सिंपल बनाओगे उतना इजीली ट्रेड करोगे। ठीक है, तो देख लो भाई कहाँ आपको मेंटर मिल रहे हैं, उसके हिसाब से करते रहो इसमें ट्रेड। और इसको बिल्कुल गेट रिच क्विक वाली ट्रिक मत समझो। बहुत टाइम लगता है इसमें। तो सबसे पता है इजी या डिफिकल्ट चीज इसको ट्रेडिंग को क्या बनाता है? टेक्निकल एनालिसिस तो चलो है ही वो चीज, वो तो आपको कहीं ना कहीं से एक्सपीरियंस से या फिर खुद ट्रेड करके, लेकिन मैं कहूँगा कहीं मेंटर से सीखो यार किसी, क्योंकि खुद अपने एक्सपीरियंस से सीखने निकलोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा और काफी अच्छा खासा लॉस भी लोगे। उससे बढ़िया कहीं से 10-20 हज़ार का कोर्स ही कर लो, है ना। लेकिन उसी बंदे से करना जो भाई उस पेयर पर ट्रेड करता है, उसको उसके बारे में 100% चीजें पता है। ये नहीं बिटकॉइन भी कर रहा है, यूरो यूएसडी भी कर रहा है, गोल्ड भी कर लेता है ना। और बस उसका काम ही यही है भाई, स्कैल्पिंग दिखाना लोगों को और कोर्सेज बेचना। वैसे बंदों से मत सीखना। बाकी चीजें सब में सेम ही चलती है, लेकिन आपको तो यार स्टार्टिंग में पहले एक चीज तो कर पाओ, है ना। बाकी सब में सब चीजें सेम चलती हैं। लेकिन अब सीधे आ जाओगे भाई बिटकॉइन करने, सीधे आ जाओगे गोल्ड करने, उसके बाद करेंसी भी ट्राई करोगे, थोड़ा बहुत डिफरेंस है भाई। स्टार्ट गोल्ड, देखो आईसीटी वाली जो चीज में कहूँ ना, मैंने बैक टेस्ट किया थोड़ा बहुत, तो ठीक है आप करेंसी में एक बार को निकाल लोगे, लेकिन गोल्ड में नहीं। बाकी भाई ट्रेड करते रहो जब तक आपकी आखिरी लग्जरी जो सोची थी अपनी लाइफ में वो अचीव ना हो जाए। दैट्स इट। बाकी थोड़ा बहुत यार कुछ तो डिस्कस करते हैं और थोड़ा। चलो थोड़ा टेक्निकल एनालिसिस और ये सब फंडामेंटल एनालिसिस का बेसिक देख लेते हैं एक बार थोड़ा सा। तो यार इस पे आते हैं, जैसे कि पता नहीं मेरे को याद नहीं मैंने बताया नहीं बताया कि ये जो इन्फ्लेशन रेट आता है यूएस का और गोल्ड में रिलेशन थोड़ा देखते हैं ना। तो ये देखो, ये इन्फ्लेशन रेट है और ये इंटरेस्ट रेट है। देखो जैसे इन्फ्लेशन कितना चल रहा है 2020 के टाइम पे, जब कोविड आने वाला था, तो लोगों के पास क्या था कि जॉब वगैरह इतना इजीली मिल नहीं रहा था लोगों को। तो क्या हुआ स्टार्टिंग में जब जनवरी फरवरी में ये आए, तो सारे एनालिस्ट लोग क्या कर रहे होंगे उस टाइम पे, यार इन्फ्लेशन कम हो रही है। उसका रीजन क्या आता है? लोगों के पास पैसा नहीं है, वो कुछ खरीद नहीं रहे हैं, डिमांड घट गई है मार्केट में हर चीज की। तो उसकी वजह से क्या होगा,
चीजों की प्राइस इतनी जल्दी अप नहीं जाएगी। ये तो मतलब है इन्फ्लेशन का। बल्कि 0%, लाइक 0.1% हो गया था 2020 में। लेकिन गवर्नमेंट का टारगेट रहता है कि 2% के आसपास हो इन्फ्लेशन रेट। लेकिन यहाँ पे क्या था, 0.1 के आसपास इन्फ्लेशन रेट था। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या करा कि इंटरेस्ट रेट ही घटा दिए, ताकि लोग इजीली बैंक से पैसा ले पाए और अपने बिजनेसेस कर पाए, इन्वेस्टमेंट्स कर पाए, एम्प्लॉयमेंट बढ़े। तो इसलिए गवर्नमेंट ने क्या करा कि इंटरेस्ट रेट कम कर दिए, है ना, देख रहे हो यहाँ पे। मार्च 15, 2020। जब इन्वेस्टमेंट यार लोग करेंगे तो क्या कहाँ 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 करेंगे। अब लोगों को इजीली कैश मिल रहा है, डॉलर मिल रहा है, तो लोग क्या करेंगे अब कि वो जाएंगे गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करेंगे, बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट करेंगे। थोड़ा गोल्ड का देखते हैं चार्ट वीकली पे। तो यहाँ पे देखो, 2020 के आसपास देखते हैं, 15 मार्च के आसपास क्या हुआ था, वो इन्फ्लेशन रेट वगैरह ये सब घटा हुआ था। तो यहाँ से क्या होगा, मार्च वगैरह आया, यही है ये वाली चीज। जब लोगों के पास इजीली कैश अवेलेबल है तो लोग क्या करेंगे अब, डॉलर में इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, वो लोग करेंगे गोल्ड में इन्वेस्टमेंट। और आपको यहाँ से दिख भी रहा होगा अब कि गोल्ड का प्राइस कहाँ जा रहा है अब, यहाँ से अप साइड। जब ये सब हुआ कोविड वाले फेज में, तो जो ये फंडामेंटल एनालिसिस होती है डायरेक्शन देती है कि कोई एसेट या कोई करेंसी किस साइड जाएगी। बाकी थोड़ा और देखते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं कि जैसे टाइम आ गया यहाँ पे 2022 का, 9% का इन्फ्लेशन चल रहा है यूएस में तब से। क्योंकि लोगों ने यार बाकी जगह उनके पास इजीली कैश है, कुछ भी खरीद रहे हैं, और 2022 तक यही इंटरेस्ट रेट इतना ही रखा था, इस वजह से इन्फ्लेशन इतनी बढ़ गई। लेकिन उसके बाद जब ये हुआ 2023 आया, तो यहाँ पे देखोगे कि एकदम से इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए गए, 5.5 कर दिया गया 2024 तक। लेकिन ये देखना, अगस्त के बाद इंटरेस्ट रेट फिर से कम होने लगे। ठीक। और देखो यहाँ पे थोड़ा और सा और थोड़ा रिलेट करते हैं कि इंटरेस्ट रेट कब बढ़ाए गए, बढ़ना कब से स्टार्ट हुआ, अप्रैल या अप्रैल 2022 से। लेकिन मैं यहाँ पे कहूँगा यार अक्टूबर के आसपास देखो 2022 में। देख रहे हो यहाँ से पूरा ये जो ये फेज है, इसमें गोल्ड का प्राइस डाउन हुआ क्योंकि इंटरेस्ट रेट बढ़ने लगी। एंड देन अगेन देखो कब कम से, आई एम सॉरी, ये कम होने लगा है 2023
2024 इंटरेस्ट रेट दोबारा 2024 सितंबर। तो 2024 टूवर्ड सितंबर वाला मंथ। तो यहाँ से देखो इंटरेस्ट रेट कम होने स्टार्ट हुए, गोल्ड ऊपर जाना स्टार्ट हो गया। तो यही होती है भाई, अगर आपको फैक्टर पता है तो आपको डायरेक्शन पता होगा। और भाई ये जो चीज है इसने तो पता नहीं कितने मिलियनेयर बना दिए होंगे। अगर बंदा स्ट्रिक्ट है, डिसिप्लिन है, जो भी उसको आता है उससे। मेरे एक मेंटोर थे, मैंने उनका प्रॉफिट देखा था कुछ इस गोल्ड की रैली में $1 मिलियन। वो करीबन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करके बैठे हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं, वही फॉरेक्स में ही ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन 3-4 महीने, 5-5 महीने, 6-6 महीने से उनकी पोजीशन ओपन है। और इस बीच में आप देख ही रहोगे गोल्ड कहाँ भाग चुका है। लेकिन यार वो लोग पता नहीं कितने कितने सालों से ट्रेड कर रहे हैं, 15-20 सालों से। तो ऑफकोर्स उनको भाई एक्सपीरियंस भी ज़्यादा है, और वो लोग इतनी बड़ी पोजीशन होल्ड भी कर सकते हैं। बाकी तो क्या ही बताऊँ, एक वीडियो में सब कुछ तो बता नहीं सकते। सो लेट्स एंड दिस वीडियो। बाकी कमेंट करना यार नेक्स्ट, अगर किसी चीज़ में कंफ्यूजन है। बाकी ये मेरा अकाउंट था प्रॉपकॉम का, मेरे को $1500 बनाने थे, 1300 के आसपास बन रखे हैं। पास हो जाएगा देखते हैं। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो।